Hello, I welcome you all to session number 4 of chapter 4, Atoms and Molecules of class 9th NCERT Science. Let me share the screen. Okay. Okay. So let us start session 4. I shall be discussing the end of the chapter exercise of chapter 4, some of the questions, and the remaining questions will take up in the next session. Majority of the questions that I will be discussing today are subjective type. Rest of them are objective type questions we'll take up in the next session. So starting with first question of the chapter, compare all the more proposed models of an atom given in the chapter atoms and molecules. तो आपको मैंने पहले बताया we had discussed in the various sessions that J.J. Thomson, then Rutherford, Bohr, these were the scientists who had given significant findings with regard to the structure of atom. So because we are asked to compare all the proposed models, let us compare them. I have um, taken a table comprising of 3 columns. First column will deal with Thomson model, second with Rutherford, and third with Bohr's model, right? So we will discuss them one by one and compare them. See, थॉमसन मॉडल क्या था? थॉमसन मॉडल ने कंपेयर किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट करूंगी. आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने अभी हाईलाइट किया है. थॉमसन मॉडल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने एटम को कंपेयर किया क्रिसमस पुडिंग के साथ. पुडिंग आप सब जैसे मफिन वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें केक ही केक होता है, बीच में कहीं कहीं पर जो है ड्राई फ्रूट जड़े होते हैं. तो उन्होंने कहा कि एटम भी कुछ ऐसा ही दिखता है जैसे कि केक, और केक के अंदर कहीं कहीं पर ड्राई फ्रूट जड़े होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बट इसके अगेंस्ट, जब इसकी तो ये थॉमसन मॉडल का तो ये कहना था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने कहा कि जो अच्छा, पहले मैं इस मॉडल को पूरा डिस्कस कर लूँ. थॉमसन मॉडल ने येलो कलर में आप देखिए जो हाईलाइटेड है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला होता है, उसके अंदर जड़े होते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरह. ठीक है. इसका मतलब है थॉमसन के हिसाब से एटॉमिक चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं स्कैटर्ड थे. लेकिन क्या ये फाइंडिंग ठीक थी? ये फाइंडिंग ठीक नहीं थी. लेटर ऑन एक क्वेश्चन आएगा जहां पर हमें लिमिटेशंस बतानी है सारे मॉडल्स की, कि क्या क्या इनकी कमियां थी. तो ये सबसे बड़ी कमी थी थॉमसन मॉडल की, कि इसने ये माना कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्कैटर्ड है. ऐसा नहीं है. रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, एक बिल्कुल उसके केंद्र में है, एटम के बिल्कुल सेंटर में. जैसे आप कंपास लेके गोला खींचते हो ना, तो जहाँ कंपास का
पॉइंट टच करता है वो सेंटर होता है। सिमिलर वे में एटम का भी एक सेंटर होता है जिस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसको नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का। ठीक है। और रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि सारा एटॉमिक मास जो है इस पॉजिटिव सेंटर के कारण ही होता है। ठीक है, राइट। अब देखिए पहली तो डिफरेंस दोनों में यही हो गया। थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सारे में से बिखरा हुआ है, रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में सीमित है, न्यूक्लियस के सेंटर में सीमित है। ठीक है। रदरफोर्ड की ये फाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और सभी साइंटिस्टों की इन्वेस्टिगेशंस को आंसर कर पा रही थी, तो इसीलिए आगे आने वाले साइंटिस्टों ने भी रदरफोर्ड के साथ अग्री किया और उनकी ये फाइंडिंग कि वो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सबने एग्री की, इंक्लूडिंग बोर। जो थर्ड मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। तो बोर ने तो इसी रदरफोर्ड की बात को मान लिया कि यस देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, इसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। फिर थॉमसन मॉडल ने, ये देखो तीसरी जो ग्रीन इंक में हाईलाइटेड है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन भी है इसमें एटम में और प्रोटॉन भी है, दोनों के साइन, दोनों के निशान अलग अलग हैं मगर वो बराबर हैं। ठीक है। जैसे कि एक का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर अगर -1 है तो प्रोटॉन पर +1 होगा, ये मतलब है। तो इससे क्या होता है, +1 -1 को प्लस करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए थॉमसन ने कहा कि एटम ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। हालांकि उनकी इस बात को भी बाकी रदरफोर्ड और बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा इस बारे में, देखिए। फिर दूसरे डिफरेंस इन दोनों में ये रहा, थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है पूरे एटम में बिखरा हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है एटम के मुकाबले। आप कितना छोटा है कि 10⁵ टाइम्स लेस है उसका रेडियस, ये डेटा दिया है मैंने। ठीक है। लेकिन जो बोर है, बोर ने तो रदरफोर्ड की मायने फाइंडिंग को एज इट इज मान लिया। ठीक है। तीसरा डिफरेंस है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं कि नहीं घूमते, तो इस पे हम कह सकते हैं डिड नॉट कमेंट ऑन रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बारे में थॉमसन का मॉडल चुप्पी साध गया, उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो जो जड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे रदरफोर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। इसको भी हम जानते हैं, बाद में चैलेंज कर दिया गया, ये भी इस बात को नहीं माना गया, बोर ने इस बात को अग्री नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने अपना मॉडल दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे थॉमसन ने तो ये कहा ना कि वो पूरे में कहीं कहीं भी जड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन और सर्कुलर शेल्स में घूमते हैं, मगर बोर ने कहा कि सर्कुलर शेल में नहीं घूमते, कुछ खास तरह की शेल्स होती हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिटल कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो होते हैं एटम में। ठीक है। और जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, अब रदरफोर्ड के मॉडल में उसने कहा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। हम और आप सब जानते हैं, ये हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार में पढ़ा हुआ है कि जो सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज़ घूमती है और अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, और तब तक रेडिएट करती है जब तक उसका चार्ज खत्म नहीं हो जाता, और जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगी। अगर ऐसा होगा तो एटम ही नहीं रहेगा, एटम नहीं रहेगा तो ये मैटर ही नहीं रहेगा, वो तो गलत बात हो गई। तो यही बात तो रदरफोर्ड की गलत थी, इसीलिए बोर ने ये कहा ऐसा नहीं है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, कुछ खास तरह की कक्षाएं होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन उनमें घूमते हुए एनर्जी डिस्चार्ज नहीं करते, और इसीलिए एटम जो है स्टेबल है। तो
इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ स्पेशल सेल्स में घूमते हैं जिनको KLMN या 1 2 3 4 कहते हैं। अगला डिफरेंस तीनों में देखें, थॉमसन मॉडल की बात करें, थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है जड़े होते हैं पॉजिटिवली चार्ज गोले के अंदर, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने तो ये थॉमसन के मुकाबले में बात ये कही कि जो एटम का जो है एक स्फीयर नहीं होता पॉजिटिव चार्ज वाला, उसका सेंटर होता है जो एटम के बिल्कुल बिल्कुल केंद्र में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर शेल्स में। लेकिन अभी मैंने बताया बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कुछ खास शेल्स में घूमते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं, KLMN या 1 2 3 के नाम से उनको बुलाया जाता है। अगला डिफरेंस हम देखें, ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं जब हमने बताया मॉडल के बारे में इनके, तो ये दोबारा हमने इसको रिपीट किया यहाँ पर। एटम का कंपैरिजन इन्होंने क्रिसमस पुडिंग से किया, और और ये कहा कि इलेक्ट्रॉन उसमें स्टडीड है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि एक तो सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, और बोर ने इसको मान लिया। रदरफोर्ड ने जो कहा उसको बोर कहता है मैं एग्री करता हूँ। और जो थॉमसन है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं, और ना ही ये जो रदरफोर्ड और बोर ने जो बातें कही, रदरफोर्ड ने कहा एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पास शेल में घूमते हैं, लेकिन बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है डिस्क्रीट शेल्स में घूमते हैं। ये किसी का भी जवाब देने में सक्षम नहीं था, कैपेबल नहीं था इनका मॉडल, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम के बीच में खाली जगह होती है, और उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और ये जो अपने बोर थे, आपको बार बार मैं बता रही हूँ, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ खास शेल्स में घूमते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, KLMN 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और जो थॉमसन का मॉडल है, उसने सिर्फ और सिर्फ एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की, ये बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, और मात्रा में भी, और साइन अपोजिट होते हैं, इसलिए चार्ज होता ही नहीं। और जो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि एटम एटम स्टेबल हैं, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने जो बात कही उससे रादर ये प्रूव हो रहा था कि एटम हाईली अनस्टेबल है, विच इज रॉन्ग। एटम तो बहुत स्टेबल है, तभी तो मैटर है। लेकिन जो बोर हैं, इन्होंने बड़ी ही सुंदरता से एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब कुछ स्पेशली अलाउड एनर्जी शेल्स जिनको ऑर्बिट कहते हैं उनमें घूमते हैं, तो वो एनर्जी लूज नहीं करते, ना ही वो उनकी स्टेबिलिटी पर कोई असर पड़ता है। सो विद दैट आई फिनिश कंपैरिजन ऑफ ऑल द मॉडल्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक। देन ये वैसे आपका 5वां क्वेश्चन था, इसको हमने सबसे पहले ले लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम ले लेते हैं एक टेबल में, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर्टीज के लिए है, उसका नाम नीचे दे देंगे, फिर इधर नाम हो गया पार्टिकल्स का, राइट। तो पहले हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव है। अब इधर चलेंगे अच्छा प्रोटॉन, यहाँ यहाँ चलेंगे, ये है प्रोटॉन, दूसरे कॉलम में हमने रखा है प्रोटॉन, ठीक है। तीसरे में हमने रखा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है। तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब चार्ज की मात्रा देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, प्रोटॉन का है +1, और न्यूट्रॉन का होगा 0, ठीक है। अब इनका
सिंबल देख लें, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, ई टू द पावर माइनस का साइन लगाते हैं, प्रोटॉन को पी का पावर प्लस लगाते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दिखाते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फिर तीसरी हम चीज जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशन। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको रिमूव करना आसान है। हम जानते हैं जो जितने भी एटम यूनिवर्स में रिएक्शन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर है अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान ना होता तो रिएक्शन होती ना यूनिवर्स में। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में पूरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो रिएक्शन करता है। तो इसीलिए रिमूवल आसान हो, जब तक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान नहीं होगा तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इजी टू रिमूव, और वो एटम के आउटर साइड में होते हैं। ये तो ये जो रदरफोर्ड और बोर दोनों ने ये बात हमें समझा दी। लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और वो बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। आपको मैंने ऊपर डायमेंशन भी बताई है, क्या साइज है उसका। इसीलिए प्रोटॉन्स को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है उनको तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते, वो भी एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन को भी नहीं रिमूव किया जा सकता और न्यूट्रॉन को भी नहीं किया जा सकता आसानी से। यानी कि रिमूवेबल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, खाली इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब हम बात करेंगे मास की। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। हाइड्रोजन एटम के मास का 2000वां हिस्सा। हाइड्रोजन का खुद का ही मास वन कितना होता है, कितना होता है आप देखें। अभी हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। और ये जो आपका प्रोटॉन है इसका मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना होता है। ठीक है। तो 2000 गुना होता है, तो और या 1 यूनिट। इसी तरह जो आपके न्यूट्रॉन्स है इनका जो वेट और मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 1 यूनिट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कौन सा करेक्टरिस्टिक बताते हैं हमें। इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल टेल अस अबाउट द वैलेंसी ऑफ द एटम। और प्रोटॉन कितने हैं, वो एटॉमिक नंबर तो हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक मास भी, मास में भी प्रोटॉन की भूमिका होती है। हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल करते हैं तो एटॉमिक मास आता है। ठीक है। तो प्रोटॉन्स के कारण एटॉमिक नंबर भी होता है और एटॉमिक मास भी होता है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी along with total number of protons tell the atomic mass of the atom। तो ये था बच्चों हमारा comparison of the properties of electron, proton and neutron, which are the 3 subatomic particles। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है शायद। What are the limitations of J.J. Thomson model of atom। आपको याद होगा आपने सबसे पहले एक 5वां क्वेश्चन डिस्कस किया था, तीनों एटॉमिक मॉडल्स को हमने कंपेयर किया। जे थॉमसन ने पुडिंग की तरह आपको कहा था एटम को मान लो, जिसमें पूरे में केक होता है और उसके बीच में कहीं कहीं ड्राई फ्रूट जड़े होते हैं। ऐसे ही उसने कहा कि आप ये समझ लो जगह जगह पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ, इसमें कहीं कहीं ड्राई फ्रूट की तरह इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं। साथ ही ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपोजिट साइन होता है लेकिन उनका चार्ज बराबर होता है, 1 यूनिट 1 यूनिट। इसीलिए दोनों कैंसिल होके 0 चार्ज होता है। तो एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। लेकिन अब इस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, देखिए 2 लिमिटेशंस है। एक तो इसने कहा कि पॉजिटिव जो एटम में पूरे में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, गलत है। रदरफोर्ड ने क्या बताया हमें, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, इट इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है। तो एक तो ये बात इसकी गलत थी कि इट सेड दैट पॉजिटिव चार्ज scattered in sphere in an atom, but it was proved that the size of nucleus where atomic mass resides, ठीक है, is very small as compared to atom, right। तो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेस है,
और रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि इस पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेस बिल्कुल स्मॉल है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, बिल्कुल सेंटर में है, चारों तरफ नहीं बिखरा हुआ। दूसरी लिमिटेशन है, इसने क्या कहा, ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। और रदरफोर्ड और बोर ने जो जो फाइंडिंग्स दी उनको एक्सप्लेन करने में नाकामयाब था ये वाला जो मॉडल है। ठीक है। और इसके एक और लिमिटेशन थी कि इसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की कि एटम ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बाकी किसी भी बात पे ज़्यादा ये रोशनी डालने में कामयाब नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पहले तो हम मॉडल की बात करें, रदरफोर्ड ने मॉडल क्या दिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और सारा एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हमने यही सीखा ना, व्हाट इज न्यू एटॉमिक मास, इट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सारा एटॉमिक मास एटम के न्यूक्लियस में ही रिसाइड करता है, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। कितना छोटा? 10⁵ टाइम्स लेस देन एटॉमिक रेडियस। ठीक है। फिर इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। राइट। ये भी कहा कि एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसका साइज कम है, ये भी बता दिया। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी क्या नाकामयाबियां थी, क्या सीमाएं थी इसकी, ये डिस्कस करते हैं। एक तो देखिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो वो अब क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल तो कभी भी अगर गोलाई में घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, और जब वो घूमता ही जाएगा घूमता जाएगा वो एनर्जी लूज करता ही जाएगा करता ही जाएगा, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में बेहोश होकर गिर पड़ेगा, एनर्जी नहीं बची ना उसके पास। अगर वही गिर पड़ेगा तो एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम खत्म है तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, जैसे हमें दिखती है दिखाई नहीं देगी। लेकिन होता तो इसका उल्टा है ना। जो हमारा एटम है ये तो बहुत ही स्टेबल है, एटम स्टेबल है, इसीलिए तो हमें अपने आसपास दुनिया में चीजें दिखाई देती हैं, विच आर ऑल व्हाट, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, मैटर अराउंड अस। मैटर अराउंड अस इज विजिबल बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। और ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड नहीं कर पाए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका मैंने सबसे पहले डिस्कस कर दिया, कंपेयर द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। इसके बाद छठा क्वेश्चन आता है आपका, summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shells for first 18 elements of periodic table। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनका याद करो आप, एटॉमिक नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, वो रूल्स पूछ रहे हैं। तो आपको रूल्स देने हैं। रूल्स किसने दिए थे? बोर बरी नाम, बोर और बरी साइंटिस्ट थे, इनकी जोड़ी ने ये रूल्स दिए थे। तो इसमें फॉर्मूला उन्होंने यूज किया 2n²। ठीक है। इससे क्या कैलकुलेट होता है कि कितने के इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल सेल में जा सकते हैं। हमने सीखा ना कि स्पेशल डिस्क्रीट शेल्स होती हैं। चलो ठीक है, इसको इधर ना करें। ठीक है। एन क्या है इसमें? एन इज द ऑर्बिट नंबर। ये तो एन में अगर आप 1 रखोगे तो 2 गुना 1⁻²। 1⁻² तो 1 ही होता है, 2 × 1 = 2। इसी तरह n2 लिखोगे तो 2⁻² का मतलब 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया। तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, l में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, और m में निकालना है तो n की जगह 3 रख दो, 3 3 9, 9 2 18, तो m में 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इस तरह से आप सारी शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। और इन्होंने ये भी एक बात कही कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएंगे किसी भी एटम के, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। और शेल्स को हमेशा स्टेप वाइज ऑर्डर में जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़े बिना हम दूसरी पे नहीं जाते, ठीक इसी तरह से पहले पहली सीढ़ी, पहले पहली शेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। ठीक है। और फिर अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। देखिए वैलेंसी क्या है? वैलेंसी हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के एटम्स की
किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को कहते हैं, या उसका एटीट्यूड कि वो दूसरे एटम्स के साथ में कितना रिएक्ट करता है, या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, इसके लिए वो कितना सक्षम है, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो अगर देखिए हमने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी बताते हैं, उससे वैलेंसी निकाली जाती है। तो दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। और हमारे यहाँ जो केमिकल रिएक्शंस में या तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लूज होते हैं या शेयर किए जाते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़े होंगे या पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो अगर तो देखिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंसी शेल में 8 हो सकते हैं, तो दो तरीके हैं वैलेंसी निकालने के। अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप पहले तो वो जो बोर बरी ने जो फॉर्मूला दिया है 2n² के हिसाब से, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन जो है डालते जाओगे शेल्स में, स्टेप वाइज ऑर्डर में। पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उसमें से 8 एल में डालोगे, फिर और बचे हैं तो उनको आप किस में डालोगे, एम में डालोगे। ठीक है, राइट। तो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप जो लाभ, मान लीजिए सिलिकॉन का हमें एटॉमिक नंबर 14 है, तो पहले तो दो हमने भी निकाला था ना, के में 2 जा सकते हैं, एल में 8, और एम में कितने जा सकते हैं, 2 8 18 32 होता है ना, 18। लेकिन यहाँ तो बचा ही कितने हैं, 2 और 8 10 हो गए, 10 माइनस करो 14 में से कितने बच गए, 4 बच गए। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एम है। एक मिनट, आप ये देख रहे हैं, के में 2, एल में 8, एम में 4। इसकी एम जो है आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने हैं, 4 है। यहाँ मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो के में 2 चले गए, अब 2 काटने के बाद 6 ही बचे, तो बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप, हमने कहा ये दोनों की आउटर मोस्ट शेल है, हमने क्या कहा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें हो नहीं सकते, 8 मैक्सिमम नंबर है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब तो ये नंबर 4 से नीचे होता है, 4 या 4 से नीचे होता है, 4 से नीचे होता है, तब तो जो नंबर यहाँ होता है वही इसकी वैलेंसी होगी। लेकिन इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं है, दोनों में ही 4 से 4 और 4, 4 है या 4 से ऊपर है। तो ऐसे में हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 8 में से हम जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उसको माइनस कर देते हैं, 4 आ गया। यहाँ पर 8 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो 2 आ गया। तो ये मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है कि मान लीजिए अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 1 होगा तो क्या होगा, उसके पास तो सिर्फ के में ही 1 होगा, है ना। तो 1 है तो उसका 8 में से 1 निकालोगे, ऐसे करके आप उसकी तो वैलेंसी 1 पता चली जाएगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार। देखिए, अब पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से भी दिखाते हैं, अभी हमने ऊपर आपको बताया जब हमने मॉडल्स डिस्कस किए। एटॉमिक नंबर क्या, आप याद कर लो, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना, दैट इज इक्वल टू इट्स, या अगर एटॉमिक नंबर दिया तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए। ठीक है, तो ये और एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स के लिए सेम होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने बोरॉन का, बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स हैं, तो 5 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा। अब अगला हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम ए से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, और ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल में, कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल नंबर होता है दैट इज इक्वल टू योर एटॉमिक मास। अब बोरॉन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बोरॉन में 5 तो प्रोटॉन है, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास बराबर किसके होगा, 5 + 6 11। और या उल्टा, अगर आपको बोरॉन का एटॉमिक मास दिया है 11 और प्रोटॉन दिए हैं 5, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, 11 बराबर है प्रोटॉन का नंबर 5 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। कैसे भी आप कर सकते हो।
फिर बात करेंगे आइसोटोप्स की। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ये देखिए, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। एक ही एलिमेंट के एटम, जाहिर हमने अभी सीखा एटॉमिक नंबर तो एक ही एलिमेंट के एटम्स का तो सेम ही होगा, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट है और नंबर सेम है तो उनको हम आइसोटोप्स कहेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटोप के मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है, तीन आइसोटोप्स है इसके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। नाम से क्लियर है, प्रो ड्यू माने टू हो गया, ट्राई माने तीन हो गया, प्रोटियम सिंगल। तो प्रो और क्योंकि हमने कहा कि इनके एटॉमिक मास अलग होते हैं तो प्रोटियम का मास होगा 1, मास को हमने किससे दिखाया है, कैपिटल ए से। ड्यूटेरियम का मास होगा 2, और ट्राई माने तीन, ट्रीटियम का मास 3 है। और हमारे पास जो नंबर है हाइड्रोजन का वो तो हमें पता ही है 1 होता है। ठीक है, ये तो हो गया आइसोटॉप्स। अब अगर उल्टी डेफिनेशन ले लो, डिफरेंट एलिमेंट्स के देखो एटॉमिक नंबर तो अलग ही होंगे, तुम्हें पता ही है, कोई खास बात नहीं है। एक मिनट, इसमें ना ये भी है, आइसोटॉप्स तो सेम एलिमेंट्स के होते हैं। आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो आइसोबार्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में मिलते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का तो देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना ही है, ये कोई खास बात नहीं है, अब तक हमें समझ आ गया। ठीक है, लेकिन अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास सेम है तो हम कहेंगे ये जो है आइसोबार्स हैं। ठीक है, और आइसोबार में आप एग्जाम्पल लिया हमने, जो कैल्शियम, आर्गॉन, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, और लेकिन इनके एटॉमिक नंबर तो देखो अलग अलग हैं, मैंने लिखे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करना है क्योंकि आपसे पूछा गया, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सो आई विल स्टॉप हियर ओनली, विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट आई थिंक। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, शायद ये 9th होगा, ये 10th होगा। जो सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स, एक्सप्लेन। बहुत आसान है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो देखो जिसके ऊपर चार्ज है ना वो आयन है, तो याद रखिए जिसके ऊपर चार्ज है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा, तभी उस पर चार्ज आए। दे, अगर वो दे चुका है तो वो लूज कर चुका है, किसी को दे चुका है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर देखना होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन क्योंकि ये आयन है, यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे चुका है किसी को, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रूल से लिखेंगे, बोन बरी का जो रूल है, फॉर्मूला क्या है, 2n²। उसमें के में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 2, हमने पहले 2 डाल दिए, 2 चले गए, अब कितने बच गए इसमें, 8 बच गए ना। फिर तो एल शेल में तो जाते ही मैक्सिमम नंबर ही 8 है, तो 8 चला गया। तो ये दोनों के दोनों में के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है, एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है। तो इसीलिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही वजह है कि सोडियम आयन की जो कंप्लीट के और एल शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। सो विद दैट वी फिनिश, स्टॉप हियर ओनली। So I will see you very soon with next session to discuss the remaining questions of your end of the chapter exercise. Till then, have a nice time. All the best.